हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आ, पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हीगल और मार्क्स दोनों के आ, विचार किस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लेकर के भिन्नता रखते हैं। तो चूँकि हीगल से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत स्वीकार किया है आंशिक रूप से, तो आज हम देखेंगे कि द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल और मार्क्स दोनों की समान है। तो ये जो भौतिकवाद है जिसको कि हीगल के आत्मवाद के स्थान पर मार्क्स ने स्वीकार किया, ये कहाँ से आया। जब हम मार्क्सवादी सिद्धांत की रूट्स टटोलते हैं, अब देखने का प्रयास करते हैं कि मार्क्स के ऊपर उस समय के किन किन विचारकों का, दार्शनिकों का प्रभाव था, तो उसमें एक नाम और आता है लुडविग फायरबाख का। जो फायरबाख हैं वो परंपरागत जो हीगेलियंस हैं, यानी हीगल के जो परंपरागत अनुयायी थे, उसका जो क्लासिकल सिद्धांत है हीगल का आत्मवाद का, उसके विपरीत वहाँ जो वामपंथी हीगेलियंस थे, पहले भी इसका मैंने जिक्र किया है आपके सामने। तो जो नव हीगलवादी थे, जिसको हम वामपंथी या यंग हीगेलियन के नाम से जानते हैं, उनमें एक नाम आता है लुडविग फायरबाख का। और ये जो फायरबाख है, इनका प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा। फायरबाख भी हीगल का जो आत्मवाद है उसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक विचार को ग्रहण किया, लेकिन वो उसके जो आत्मा और चेतना संबंधी उनकी जो मान्यताएं थी, स्थापनाएं थी, उसको स्वीकार नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि हीगल ने ज़रूरत से ज़्यादा आत्मा या निरपेक्ष विचार के ऊपर फोकस किया है, या उसको सब कुछ मान लिया है, उन्होंने उसको ईश्वर मान लिया है। तो ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो हीगल का आप कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, व्यक्तिनिष्ठ आत्मवाद, उस व्यक्तिनिष्ठ आत्मवाद के स्थान पर उन्होंने कहा कि हमें मनुष्य की जो वास्तविक भौतिक कंडीशंस हैं, भौतिक स्थितियां यानी मटेरियल कंडीशंस, उन मटेरियल कंडीशंस पर फोकस करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए, न कि ईश्वर या निरपेक्ष विचार या आत्मा के ऊपर। तो ये जो फायरबाख की बात थी, इससे मार्क्स बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फायरबाख से इस आत्मवाद के स्थान पर भौतिकवादी विचार जो था उसको ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने फायरबाख के जो मान्यताएं थी उनको भी संशोधित किया और उसका विस्तार किया। तो यहाँ तक आते आते हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो रूट्स हैं उसको समझ सकते हैं कि हीगल से शुरू हुआ, हीगल से मार्क्स ने स्वीकार किया द्वंद्वात्मक प्रणाली की बात, आत्मवाद को बदल करके उन्होंने भौतिकवाद को स्वीकार किया लुडविग फायरबाख से प्रभावित होकर के, और उसके बाद मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कही, उसमें वो क्या कहते हैं। कुछ बातें तो वही हैं जो कि हीगल ने कही थी, लेकिन कुछ बातें जो उनका भौतिक पदार्थ से संबंधित उनकी मान्यताएं हैं वो उन्होंने बदल दी। तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम लें तो मार्क्स ने कहा कि हीगल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पाँव के बल
खड़ा कर दिया। उन्होंने आत्मा और निरपेक्ष विचार के सिद्धांत को नकार दिया और उसके स्थान पर एक वैज्ञानिक और प्रयोग सिद्ध रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उनकी जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है मार्क्स की, वो बिल्कुल हीगल से विपरीत है और वो सबसे ज़्यादा जो बाह्य जगत है उसको महत्व देते हैं, जिसके आधार पर हमारे विचार निर्मित होते हैं। तो अब देखेंगे कि मार्क्स के भौतिकवाद की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि भौतिक तत्व जो है वो चेतना से बाहर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? भौतिक तत्व चेतना से बाहर है। मार्क्स कहते हैं कि चेतना तो मानसिक है, लेकिन जो भौतिक तत्व है ये उस मतलब भौतिक तत्व से ही चेतना का विकास होता है। चेतना का आधार भौतिक तत्व है और भौतिक तत्व व्यक्ति से बाहर है। उसकी प्रकृति किस तरह की है? वस्तुनिष्ठ प्रकृति है, वो वस्तु के रूप में है। तो जो भी पदार्थ जगत है वो पदार्थ जगत चेतना से बाहर अपना अस्तित्व रखता है। वो कहता है कि जो प्रकृति की किसी भी वस्तु या घटना को हम दूसरी घटनाओं या वस्तु से अलग करके नहीं देख सकते, उसको स्वतंत्र रूप से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं, ऐसा मार्क्स कहते हैं। फिर वो कहते हैं दूसरी बात कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील, गतिशील है, उसमें निरंतर परिवर्धन होता है, परिमार्जन होता है, संशोधन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, चाहे वो प्रकृति में है चाहे वो समाज में है, वो निरंतर उत्तरोत्तर मतलब विकास का मतलब यहाँ सिर्फ उसका भौतिक विकास ही नहीं है कि उसमें वृद्धि हो रही है। वो कहते हैं वो गुणात्मक रूप से भी अधिक उन्नत होती जाती है, अधिक उच्च स्तर की तरफ जो है विकास की प्रक्रिया चलती है। तो एक तरह से कुछ हमें यहाँ पर उत्विकास की जो बात है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि हम कहते हैं कि उत्विकास सरलता से जटिलता की तरफ होता है और उसकी प्रकृति भी रेखीय है, यानी सीधी रेखा के रूप में उत्विकास चलता है। तो मार्क्स ये मानते हैं कि जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है उसमें जो प्रकृति में या समाज में परिवर्तन आते हैं उसकी प्रक्रिया भी सरलता से जटिलता की तरफ चलती है, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रूप में होती है। उसका हम कुछ फिक्स बता नहीं सकते कि क्या होगा। उसका जो तरीका है वो अलग भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है, लेकिन वो बिल्कुल सीधी रेखा की तरफ फिक्स उसकी हम फेजेस नहीं बता सकते, ऐसा मार्क्स कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब विकास होता है द्वंद्वात्मक तरीके से, तो उसमें क्या होगा कि इसके पहले आपको हमने बताया था कि वो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से विकास की गति चलती है या परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। तो जो बाद का जैसे जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो जो लेटेस्ट संवाद है जो कि पुनः वाद का स्थान ले लेता है, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या है कि अपने पूर्ववर्ती जितने भी थीसिस हैं, जितने भी वाद हैं, उन सब के गुण समाहित हो जाते हैं। तो गुणात्मक रूप से जो उत्तरोत्तर आगे आने वाले जो भी संवाद हैं वो अधिक जटिल होते जाते हैं, अधिक विकसित प्रकार के, या उसमें आप गुणात्मक दृष्टि से देखेंगे कि अपने पूर्ववर्ती सभी जो वाद हैं उनके गुण मौजूद होते हैं। तो गुणात्मक रूप से जो विकास की प्रक्रिया है ये हमें अधिक जटिल प्रतीत होती है, जटिल होती है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है,
यह आपने पहले भी देखा, हीगल भी इस बात को स्वीकार करता है। और उसके बाद मार्क्स ये कहता है कि प्रकृति एवं समस्त वस्तुओं में आंतरिक विरोध होता है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली की विशेषता कि प्रकृति एवं समस्त वस्तुओं में आंतरिक विरोध होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम द्वंद्ववाद की बात करते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद की, तो क्यों प्रतिवाद उत्पन्न होता है, इसका उत्तर मार्क्स क्या देता है। हीगल और मार्क्स दोनों ही इस मामले में समानता रखते हैं, और वो कहते हैं कि हर एक वस्तु में अंतर्निहित है, इनहेरेंट है, कि मतलब ये एक शाश्वत सत्य है कि जो भी प्रकृति की घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें अपने विरोध को जन्म देने के बीज विद्यमान होते हैं। और जब उनमें अपने विरोध को जन्म देने के बीज विद्यमान हैं, तो वो कालांतर में अपने विरोध को जन्म देंगे। और जब किसी वस्तु की विरोधी वस्तु उत्पन्न होगी, तो दोनों के गुण चूंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उन दोनों में द्वंद्व होगा, और द्वंद्व होगा तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो एक नई स्थिति, संवाद की स्थिति बनेगी। जो संवाद है वो भी स्थिर नहीं है, वो पुनः वाद का स्थान ले लेता है, और वाद फिर अपने प्रतिवाद को जन्म देता है। तो इस तरीके से मार्क्स कहते हैं कि प्रकृति की सारी घटनाएं गतिशील होती हैं, उनमें परिवर्तन आता है, और इस द्वंद्वात्मक तरीके से ही समाज में भी परिवर्तन आता है। और समाज में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन में भौतिक जो जगत है, और भौतिक को उन्होंने जोड़ा है अर्थव्यवस्था से। किसी भी समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने की जो व्यवस्था होती है, उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। और इस व्यवस्था को मार्क्स ने कहा है, अपनी आगे चल कर के हम उनकी दो कंसेप्ट लेंगे, अधिसंरचना और अधोसंरचना, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। तो जो अधोसंरचना है, किसी भी समाज का बेस है, वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमी, उसमें उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो वो जब ये बात कहते हैं कि भौतिक पदार्थ मुख्य है, चेतना उससे उत्पन्न है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि इस मार्क्स का जो भौतिकवाद है, उसमें पदार्थ चेतना को निर्धारित करता है, न कि चेतना पदार्थ को निर्धारित करती है। पदार्थ से चेतना उत्पन्न होती है, न कि चेतना से पदार्थ उत्पन्न है। तो निर्धारक तत्व, जो निर्णायक तत्व है, वो है भौतिक पदार्थ। ये मार्क्स का भौतिकवाद है। अब अगर हम हिस्ट्री को समझना चाहें, इतिहास की व्याख्या करना चाहें, तो हमें इसी भौतिकवाद के आधार पर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसा मार्क्स कहते हैं। और अगर हमें समाज में परिवर्तन को समझना है, तभी हमें ये भौतिकवादी व्याख्या जो है समाज की, ये हमें सहायता करती है। तो मार्क्स के सारे सिद्धांत जो हैं, उसमें भौतिकवाद, या जिसको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन के नाम से देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं साधारण भाषा में, या अधोसंरचना या बेस स्ट्रक्चर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है मार्क्स का, ये सिद्धांत एक तरह से हमें पूरे समाज की व्याख्या करने का एक टूल देता है। ये एक दार्शनिक प्रणाली, एक दार्शनिक पर्सपेक्टिव, एक आप कह सकते हैं कि दार्शनिक सिद्धांत, मान्यताएं मार्क्स ने हमें प्रदान की। अब हम देखते हैं कि इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व क्या है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स के जीवन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो था पूंजीवाद को समाप्त करना, उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। और इस पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने बौद्धिक और दार्शनिक दोनों दृष्टि से वैचारिक उपकरण के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। यानी ऐसे सिद्धांत का निर्माण, वो कहते हैं कि ज्ञान
या सिद्धांत ऐसा हो जिससे कि हम हमारी मौजूदा परिस्थितियों को समझ सकें, उसकी व्याख्या कर सकें और उससे मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो उन्होंने अपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया और इसके माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि पूंजीवाद स्थायी नहीं है, क्योंकि इस विश्व की सभी घटनाएं निरंतर बदलती है और द्वंद्वात्मक तरीके से बदलती है। इसलिए जो पूंजीवाद है उसका विनाश भी अनिवार्य है। ये जो आर्थिक व्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद के रूप में, ये जो उत्पादन प्रणाली इसकी है और इसके आधार पर समाज में जो सामाजिक विषमता की स्थिति है, दो वर्ग में पूरा समाज विभाजित है, जहाँ बहुत अधिक शोषण है, तो पूंजीवाद से उत्पन्न जितनी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम पूंजीवाद को समाप्त कर पाएंगे और नई व्यवस्था इसका स्थान लेगी। तो परिवर्तन का सिद्धांत और परिवर्तन और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से, द्वंद्वात्मक प्रणाली के माध्यम से मार्क्स ने इसको सिद्ध करने की कोशिश की और वो ये मानते थे कि कोई भी दार्शनिक सिद्धांत है, कोई भी सिद्धांत रचना है, कोई भी विचारधारा है, वो तभी मान्य होगी जब वह जनता के मौलिक हितों और उनकी आवश्यकताओं को सच्चे रूप में समाज के सामने रखे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत के लिए है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो एक तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने क्या किया, क्रांति का आह्वान किया और पूंजीपतियों को चेतावनी दी इस सिद्धांत के माध्यम से कि जो कुछ है वो स्थिर नहीं है, वो एक दिन बदलेगा और क्रांति के माध्यम से नए समाज की रचना होगी, जिसको उन्होंने साम्यवादी समाज कहा। तो पूंजीवादी युग के बाद में जो नया युग आएगा वो साम्यवादी युग आएगा, जिसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। इस प्रकार ये जो मार्क्स की खोज थी, इसके कारण ऐसा माना जाता है कि दर्शन शास्त्र पहली बार विज्ञान की श्रेणी में आया, विज्ञान बना और इसने इतिहास को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की। तो एक तरह से ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये एक वैश्विक दृष्टिकोण है। सिर्फ हम ये कहें कि ये समाज शास्त्र के लिए है, ऐसा नहीं है। मार्क्स तो एक दार्शनिक थे और उन्होंने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की व्याख्या करने की कोशिश की। तो एक नया नज़रिया उन्होंने इस विश्व को दिया कि हम अपनी प्रकृति, हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक घटनाओं, सृष्टि, चाहे वो समाज हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, उसको समझें और उसकी व्याख्या करने के लिए व्याख्या करने का एक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की।